all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. हमने अभी तक जो पढ़ा वो था लैक ओपेरॉन में लैक ओपेरॉन पढ़ा, जो हम यूज़ करते हैं या जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो सिमिलरली ऐसा कुछ होगा जो यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, और जो चीज़ यूकैरियोट्स में है उसे हम बोलते हैं जीन बैटरी मॉडल, जिसे दिया था दो इंसान ने जिनका नाम है ब्रिटल एंड डेविडसन, BD। अब उसमें कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, तो आप याद रखोगे उसको स्पाइस से। सेंसरी, फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटर, थोड़ा ऐसे आगे पीछे कर देना या तो चलेगा वैसे भी, प्रोड्यूसर, एनहेंसर और कंट्रोलर। ये सारी जीन्स होती है जो जीन कंट्रोल मॉडल में प्रेजेंट होती है। तो हम लोग ने लैक ओपेरॉन में कैसे पढ़ा था ना कि सारी की सारी जीन्स ऐसे एक साथ एक लाइन में प्रेजेंट थी, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सब जीन्स है ना अलग अलग प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक जगह पे होती है यहाँ पर सेंसरी जीन, कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस आता है, एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों में से कोई भी स्टिम्युलस आएगा वो एक्टिवेट करेगा सेंसरी जीन को। सेंसरी जीन एक्टिवेट करेगी हमारी आई इंटीग्रेटर जीन को। सेंसरी एस से सेंसरी एस से स्टिम्युलस आएगा, उसको एक्टिवेट करेगी। इंटीग्रेटर को फिर सेंसरी एक्टिवेट करेगा, तो इंटीग्रेटर बनाएगा mRNA और फिर प्रोटीन। फिर वो जो प्रोटीन है वो जाके अटैच होगा किसी एक पे, जो होगा कंट्रोलर। प्रोटीन जो है वो कंट्रोलर पे जाके एक्ट करेगा। उसके अलावा एक और होता है, वो है एनहेंसर, जो इस पूरी एक्टिविटी को क्या करेगा, एनहेंस करेगा। तो ये भी किस पे एक्ट करेगा, कंट्रोलर पे, और ये कंट्रोलर पे एक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूसर के पास जाएगा और बोलेगा कि तू अपना जो तेरा काम है जीन प्रोडक्ट का वो बना। समझ में आया इतना कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिम्युलस होता है जो सेंसरी को एक्टिवेट करेगा, वो जाके इंटीग्रेटर को एक्टिवेट करेगी, जो रिलीज करेगा mRNA प्रोटीन, वो कंट्रोलर पे एक्ट करेगा, और साथ ही साथ एनहेंसर कंट्रोलर पे एक्ट करेगा, और वो जाके प्रोड्यूसर को स्टिम्युलेट करेगा कि तू जीन का प्रोडक्ट बना। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, अब मैं जो बोल रही हूँ वो याद रखना है, सिर्फ इसके नाम याद रखना है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके जो भी जीन्स हैं मैंने सब एक लाइन में नहीं बनाया, सब जीन्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एडिशनली जो एनहेंसर है ना, वो इसके या तो अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है या डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके तुरंत आसपास प्रेजेंट नहीं होता है। समझ गए इतना? इसमें सिर्फ इतना ही जानना था, बस इतना ही करना है हमें यूकैरियोट्स के जीन बैटरी मॉडल में। अब आगे जो हम करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आज का एक्चुअल हमारा वीडियो का टॉपिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्ट्रेट बैठ जाओ, और मैं अब जो भी बोल रही हूँ ना वो बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, क्योंकि HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें समझने जैसा 0% है, कुछ भी समझने का नहीं है। आपको जो मैं बोलूँ वो एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको वो अपनी ब्रेन में डालनी है, और वही जाके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नंबर्स पे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको आज जो लेक्चर में अब मैं जो भी बोलूँगी सब बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। समझ जैसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डायरेक्ट फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। अब देखो, मैं जितना
कोशिश कर पाऊँ जितना इजीली समझाने का मैं उतना इजीली समझाऊंगी, आपको खाली समझना है और उसको याद करना है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, उसका नाम क्या है कि ह्यूमन को के जीनोम का कोई एक प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात तो जीनोम क्या होता है? जीनोम इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो हमें सबको पता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि ह्यूमन के सारे हैप्लॉइड सेट को हम लोगों को मैप करना है। ह्यूमन की जीनोम यानी कि हैप्लॉइड सेट को हमें पूरा कंप्लीटली मैप करना है। ये एक प्रोजेक्ट था, समझ में आया तुम्हें? एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हमें ह्यूमन की सारी जीन्स को स्टडी करना था। अब ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट में कितने मतलब ह्यूमन का जीनोम कितना है, क्या है उसका हैप्लॉइड सेट? इट इज 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये है इसका जीनोम ह्यूमन का। अब इतने सारे बेस पेयर की स्टडी करनी थी हमें और उसे मैप करना था, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसीलिए इस जो प्रोजेक्ट है इसे हम बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? मेगा प्रोजेक्ट। क्यों मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इसे हमने शुरू किया था 1990 में और इसे ख़त्म कर दिया था 2003 में। इतने हमें 13 इयर्स लगे पूरा का पूरा सारे के सारे जीन्स को मैप करने में। हमारे पास कितने जीन्स है? 3 × 10⁹ वो सभी जीन्स को पूरा बराबर से पढ़ना है। ये उसका काम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस और एक्स्ट्रा जो भी वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगे थे। तो इसीलिए ये इसी कारण की वजह से भी ये मेगा प्रोजेक्ट है। एडिशनली ना इसमें अगर हमें एक बेस पेयर की स्टडी करनी हो तो उसके लिए हमें $3 लगते हैं, एक ही बेस पेयर का। लेकिन हमें कितने बेस पेयर की स्टडी करनी है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? $9 बिलियन। ये सब इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या बोला है, सारे नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। हमारा जीनोम ये है, इस पे स्टडी किया है, 13 इयर्स लगे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और $9 बिलियन इसका टोटल अमाउंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जो 13 साल में यूज़ हुआ है, $9 बिलियन। ओके। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज थी जो ज्वाइन हुई थी? तो सबसे पहले तो US, उसके बाद आई थी UK, फिर जापान, फिर फ्रांस, चाइना, जर्मनी। ये सारी कंट्रीज ने भी मदद की थी बट इवेंचुअली, लेकिन शुरुआत किसने की थी? US ने। उसके अलावा एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर मैं एक पेज लूँ, उसमें मैं टाइप करूँ 1000 लेटर्स और ऐसे 1000 पेजेस बनाऊँ, इसकी एक बुक बनाऊँ, मतलब एक पेज में मैं 1000 लेटर्स लिखूँ और ऐसे 1000 पेजेस की बुक बनाऊँ, तो टोटल 3300 बुक्स लगेगी मुझे ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए। समझे? तो ये इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसको क्या किया हमने? ऑब्वियसली बुक्स में नहीं लिखा, हम स्मार्ट है, हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। इसको कंप्यूटराइज कर दिया और वहीं से शुरू हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द डाटा जो ये सब प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कंप्यूटराइज्ड है। हम लोग बुक में भी लिख सकते थे पर हम लोग स्मार्ट है तो हमने उसको पूरा कंप्यूटराइज कर दिया। तो समझ में आया ये बेसिक पॉइंट्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी मैंने बता दिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एक मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि 13 इयर्स तक का टाइम लगा था उसे पूरा करने के लिए। उसके अलावा 3 × 10⁹ बेस पेयर की स्टडी करी थी, जिसमें अगर एक बेस पेयर करना था तो $3 लगे थे
तो टोटल हमारे पास कितने पैसे यूज हुए? तो 9 बिलियन US डॉलर्स। उसके अलावा कौन कौन आया था? US, UK, जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, ये सब आए थे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 1000 लेटर्स का एक पेज, और ऐसे 1000 पेजेस में लूँ तो टोटल 3300 बुक्स बनेगी। इसीलिए यहाँ से किस चीज़ की स्टडी आई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। समझे? अगला हम करेंगे गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? तो सबसे पहले तो हमारे ह्यूमन के अंदर 20 से 25 हज़ार जीन्स है, उनकी स्टडी करना, और उन 20 से 25 हज़ार जीन्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? 3 बिलियन, यानी 3 × 10⁹ उनकी स्टडी करना। तो हमें हमारी खुद की स्टडी करनी है बेसिकली, हमारे अंदर कौन सी जीन है, क्या है, कहाँ प्रेजेंट है वगैरह। तो उसके लिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। उसके अलावा और भी गोल्स थे, जैसे कि टू स्टोर डाटा एनालिसिस। ये जो डाटा हमने निकाला है पूरा का पूरा, उसे स्टोर करने के लिए, उसके अलावा उस डाटा एनालिसिस के टूल को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा ट्रांसफ़र करने के लिए, पहले स्टोर, फिर इम्प्रूव और फिर ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट अब LC, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और LC क्या होता है कि हमें कोई दूसरा लीगल टू सॉल्व एथिकल, E से एथिकल, L से लीगल, सोशल इश्यूज। अगर कोई एथिकल, लीगल, सोशल इशू है उसको सॉल्व करना, तो ये आएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी है। और सीक्वेंसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसे भी सीक्वेंस करने का, उसके DNA को पढ़ने का, जिससे उन दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उनकी हमें कैपेबिलिटीज़ पता चलेगी, और उससे हम अपना ही यूज़ लाएंगे। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ ला सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ ला सकते हैं, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में यूज़ ला सकते हैं। कहीं पे भी अगर हमारा उन फ़ायदा निकले उनसे, तो हम वो यूज़ करें। ये इसीलिए हम उनका भी जीन स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं। तो ये सब है हमारे गोल्स। फिर से अगर मैं एक बार बोलना चाहूँ तो याद रख लो खाली, इनिशियली जो 2 है सबसे इंपॉर्टेंट, 20,000 जीन्स की स्टडी करनी है और 3 बिलियन बेस पेयर्स की स्टडी करनी है। उसके बाद ऐसे फालतू 2-3 कि सबसे पहले तो हमको स्टोर करना है, इम्प्रूव करना है, ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद और वापस 3 इंपॉर्टेंट, सबसे पहला LC, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोगों को प्रॉपर पूरा जो डाटा है उसको स्टोर करना, उसको एनालाइज करना वगैरह सब कुछ पूरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाता है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज इन क्लोज एसोसिएशन विद HGP, से डायरेक्ट लाइन आ सकती है, लिख लो, क्लोज एसोसिएशन विद HGP। और लास्ट कि हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी सीक्वेंस करना है। अगला टॉपिक है हमारा मेथड, किस तरीके से हमने सारे जीन्स को मैप किया। तो बेसिकली हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हमें जानना है। एक है ESTs और एक है सीक्वेंस एनोटेशन। ESTs expressed sequence tags। अब ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट है।
अगर हमारे पास पूरा का पूरा जीनोम है, बहुत सारे जीन से पूरा का पूरा जीनोम है, उसमें से अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो भी पूरा जीन है, पूरा जीनोम है, सबको पूरा का पूरा जीनोम को स्टडी कर लूँ। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि सिर्फ वही पार्ट को स्टडी करूँ जो आगे एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, जो आगे आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, जो मैंने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी जीन्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इनफैक्ट 99% ऐसे जीन्स होते हैं जो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होते, और मेरे और आपके अंदर वो 99% जीन्स सेम ही होते हैं। तो फिर मैं और आप सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोनों के अंदर 1% या एक्चुअली 0.1% ही सिर्फ डिफरेंट होते हैं जीन, जो मुझे और आपको अलग करते हैं। उसके अलावा जो बाकी 99.9% है वो सभी ह्यूमंस में सेम होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होते। तो एक्सप्रेस कितने हो रहे हैं? सिर्फ 0.1% एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो अब मेरे पास दो तरीके कि जो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे हैं और अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसी 0.1% को ही स्टडी करूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगी? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। लेकिन अगर मैं बिना देखे कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, सभी को स्टडी करूं, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन के। पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें पढ़नी है, या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस में जो एक्सप्रेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, सिर्फ वो ही हम पढ़ेंगे। एक्सप्रेस्ड एज आरएनए और कंप्लीट जीनोम। समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब प्रोसीजर अगर पढ़े कि किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे तो बहुत छोटा है, पर लेकिन अगर हम लोग उसको माइन्यूटली स्टडी करना चाहे तो वो बहुत बड़ा है। तो हम उस पूरे की स्टडी साथ में पूरा नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा पॉलीमर है। तो हम क्या करेंगे? उस डीएनए के सबसे पहले बनाएंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे हमारी स्टडी इजी होगी। अगर मैं आपको पूरी बोलूँ कि चलो पूरी की पूरी बुक अभी करके दो, मुझे एनसीईआरटी पढ़ के दे दो, तो आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि चलो आज आप एमबीआई का चैप्टर कंप्लीट करो, कल आप जेनेटिक्स करना, परसों आप ह्यूमन इवोल्यूशन करना, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वैसे ही हमने इसको तोड़ दिया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। अब वो जो फ्रैगमेंट है, अब ये वाला जो फ्रैगमेंट है वो मेरे पास एक ही पीस है। अब मैं चाहती हूँ अब उसमें मतलब एक पीस में एक्सपेरिमेंट करना, तो मतलब कितना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? इसे क्लोन करेंगे। किस में क्लोन करेंगे? बैक और यैक में। ये एक वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हम इसमें क्लोन करेंगे। क्लोन करना का क्या मतलब है? उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसकी वजह से ये वाले जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ना, अब हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वेक्टर के साथ रह जाएंगे। ये जो है ये बैक या यैक में हम डाल देंगे। मान लो ये है बैक, हमने यूज़ किया, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट। अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट हो गए, तो अब हमारा स्टडी करना ईजी होगा। उसके बाद हमने जो स्टडी करी, उसके बाद हमें उसको वापस सीक्वेंस में लगाना है ना। मतलब ठीक है, हमने ये वाले फ्रेगमेंट की कर ली, फिर उसके बाद अगले दिन ये फ्रेगमेंट की कर ली, ये फ्रेगमेंट की कर ली, तो अब हमें उसको वापस सीरीज में भी लगाना होगा उस फ्रेगमेंट को। तो वो अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हम कंप्यूटराइज यूज़ करते हैं मशीन्स, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। जो किसने दिया था? फ्रेडरिक सैंगर ने। जिसने अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग भी दी थी प्रोटीन में। समझे? अब ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होती है, वो बहुत ऐसे हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, तो हमें नहीं समझना है। वो हमें जो समझना था वो यही सब है। क्या है कि हमने डीएनए को सबसे पहले फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, उस फ्रेगमेंट्स को हमने क्लोन किया वेक्टर में, जो किया तो बैक्टीरियल या तो ईस्ट बीएसी या वाईएसी हो सकता है, जिसको हमने आगे कंप्यूटराइज्ड वे में फ्रेडरिक सैंगर की मेथड से हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग करी, और हमारे जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो सीक्वेंस बन के आए। और
ये जो सीक्वेंसिंग बनी वो हर क्रोमोसोम की अलग अलग बनी। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग थी वो ये थी। फॉर एन एग्जांपल AUG, जो भी है वो ये ऐसे बन के आई। फिर उसके बाद क्रोमोसोम 2 की ऐसे पूरी बन के आई, क्रोमोसोम 3, ऐसे हर क्रोमोसोम की अलग अलग पूरी सीक्वेंसिंग बनी इस मशीन से। अब एक चीज़ याद रखना कि जो क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग थी ना वो कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, कब कंप्लीट हुई थी? मई 2006 में। मैंने आपको बोला था कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट है वो कब से कब तक चला था? वो 1990 से चला था 2003 में। इम्पॉर्टेंट है ये भी चीज़, तो याद रखना है। लेकिन एक ही ऐसा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, जिसकी सीक्वेंसिंग 2006 तक चली थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और इसको करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक ये दोनों टाइप्स, एक ये इम्पॉर्टेंट है और एक ये तो हो ही गया, ये इम्पॉर्टेंट है। समझे? वापस मैं बोलूँगा सब समझ में आया। दो टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग है, एक एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग्स और एक सीक्वेंस अनोटेशन। जो एक्सप्रेस्ड है वो सिर्फ RNA जो एक्सप्रेस हो रहा है वही वाला पढ़ेंगे, सीक्वेंसिंग एनोटेशन में सब कुछ पढ़ेंगे। और किस तरीके से हम करते हैं, DNA को फ्रेगमेंट कर देते हैं और उसके बाद बैक याक में हम लोग क्लोन करते हैं और फिर बाद में हम उसको मशीन में डाल देते हैं, वो खुद से सब कुछ करती रहती है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो इस पूरे के पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनना, अभी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे। सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितना बेसेस है, कितने बेसेस है? तो उसकी हमें पता है 3 × 10⁹ है बेस पेयर्स हमारे पास टोटल, पर उसको हमें इस तरीके से लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, ऐसे लिखा 3146.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है आपको परेशान करने में कि ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। ऐसा NCERT में लिखा है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, दोनों सेम ही बात हुई, पर लिखना ऐसे 3146.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है हमारी बॉडी के अंदर। अब क्रोमोसोम पे आते हैं, तो हर क्रोमोसोम में डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स होती है, जिसमें से क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स है और क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन है। और वो आप कैसे याद रखोगे मैं वो भी बताऊंगी। क्रोमोसोम 1 में 4 डिजिट नंबर आएगा, 2, 9, 6, 8। 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। उसके बाद जो बीच के वो खाली उलट पुलट है, 9 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये क्रोमोसोम नंबर में 1 में इतने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर Y में कितने होते हैं? 1, 2, 3। समझे? एक्चुअली 231 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर Y में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, हर जीन में, या रुक जाओ, टोटल इन जनरल हमारे पास 30,000 जीन्स प्रेजेंट है एवरेज, जो कि पहले एस्टिमेट की गई थी 80,000 के अराउंड, 80,000 to 1,40,000 अराउंड एस्टिमेट की गई थी। पर अब हमें पता चल रहा है टोटल 30,000 जीन्स ही है हमारे पास, जिसमें से 99.9% जीन्स क्या है, एक मिनट, हाँ कहाँ थी मैं, 30,000 जीन्स होते हैं एवरेज हमारे पास, जो पहले कंसिडर किए थे 80 to 1,40,000 हो सकते थे। हाँ, तो उसमें से भी हमारे पास 99.9% ऐसे जीन्स हैं जो सभी ह्यूमंस में सेम है, एक्सेप्ट फॉर 0.1% जो अलग है। अभी सारे के सारे जीन्स में से भी हमारे पास 50% का तो हम लोगों को फंक्शन ही नहीं पता है। सभी जीन्स में से हमारे पास 50% जीन्स का तो हमें फंक्शन ही नहीं पता है। उसके अलावा जो हमारे पास पूरा जीनोम है
पूरा हमारे पास हैप्लॉइड जीनोम है, उसमें से सिर्फ लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सभी तो कोड नहीं करते हैं, तो हमें पता है, तो कौन कोड करता है? सिर्फ लेस देन 2%। अब मैंने आपको बताया 99.9% हमारे पास सेम टू सेम रिपीट्स है, जैसे मेरे पास है वैसे आपके पास है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस। जो मेरे में और आप में और सभी ह्यूमंस में एग्जैक्टली सेम होंगे, जो ऐसा जिसका कुछ फंक्शन नहीं है, वो किसी चीज़ को कोड नहीं करते हैं पर लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा देखा जाए तो है उनका भी फंक्शन, पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं, वो स्ट्रक्चर या वगैरह कुछ ऐसा मेंटेन करते हैं। तो ये हुआ हमारे जीन्स की बात। अब एक और नंबर बचा है हमें याद करने के लिए, और वो है इन जनरल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स, सॉरी ये तो हो गया 3000 बेस पेयर्स है एक जीन के अंदर। मतलब एक जीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3000 बेस पेयर होंगे। ये अप्रोक्स क्यों? क्योंकि अभी जो आएगा ना वो बहुत वेरिएबल होगा। एक है डिस्ट्रोफिन जीन, और एक है TDF जीन। डिस्ट्रोफिन जीन में है टोटल 2.4 मिलियन बेस पेयर, और TDF में है सिर्फ 14 बेसिस। समझे? अब इसको कैसे याद रखोगे? 1 4 2 4 3 और 4 डिजिट नंबर है, तो बाकी सब जगह 0, और इसमें 3 और 4 टाइम्स 0। समझ में आया क्या बोली मैं? 1 4 2 4 3 4 डिजिट नंबर है, और 3 4 टाइम्स 0। इस तरीके से आप ये याद रखोगे। मैं फिर से बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं? 3146.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये खाली एक नंबर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्रोमोसोम 1 में और क्रोमोसोम Y में कितनी जीन्स है टोटल? तो 2968 जीन्स है क्रोमोसोम 1 में, और 231 जीन्स है क्रोमोसोम Y में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो सब कुछ अराउंड 3 के आ रहा है। ये 3 बिलियन है, ये 3000, 30,000, 3000 अप्रोक्सीमेटली। पर अप्रोक्सीमेटली आपको याद नहीं रखना है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर याद रखना ज़रूरी है। क्या बोला मैंने? 4 डिजिट नंबर होगा क्रोमोसोम 1 में, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, और बीच में 9 और 6 ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। फिर 1 2 3 इस तरीके से क्रोमोसोम Y का याद रखोगे। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स होती है बॉडी में, जो कि पहले एस्टिमेट की गई थी 80,000 से 1,40,000 होगी, पर लेकिन 30,000 जीन्स है, जिसमें से भी 99% रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं। 50% का हमें तो फंक्शन ही नहीं पता, और जो हमारे पास जीनोम है उसमें से लेस देन 2% ही सिर्फ प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। टोटल हमारे पास एक जीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3000 बेसिस होंगे, और उसमें अगर देखा जाए तो डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेस पेयर होंगे, और TDF में सिर्फ 14 बेसिस होंगे, जो हम ऐसे याद करेंगे 1 4 2 4 3 4 3 4। समझ में आया? ऐसे देखा जाए तो डिफिकल्ट नहीं है। इसका मैं बोल रही हूँ एक फ्लैश कार्ड बना दो, और हर रोज़ या एटलीस्ट वीक में एक बार देखो, क्योंकि है ना इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं ऑब्वियसली, बट ये इस नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और आई होप अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको याद भी रह गए होंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि चलो बताओ हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, तो आपको पता है 3146.7। फिर उसके बाद मैं पूछूं कि अप्रोक्सीमेटली कितनी जीन्स है हमारे पास, तो 30,000। और फिर हम कितनी जीन्स जीनोम में से कितना एक्सप्रेस करती है एज अ प्रोटीन, तो लेस देन 2%। फिर डिस्ट्रोफिन में टोटल कितने बेसिस होते हैं? 2.4 मिलियन। और TDF में कितने बेसिस होते हैं हमारे पास? 14 बेसिस। उसके अलावा क्रोमोसोम 1 में कितनी जीन्स हैं हमारे पास? सिर्फ
क्रोमोसोम ज़्यादा है, सॉरी 2, 9, 6, 8, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम Y में सबसे कम है विच इज़ 231। सिंपल है और कुछ भी नहीं है इतना हार्ड। और एक रह गया 3000 बेस पेयर होते हैं हमारे पास एक जीन में अप्रॉक्सीमेटली। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है कि इसका फंक्शन क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो कंप्लीट करते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ये जो मैंने पूरा लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मत भूलना। मैं तो बोल रही हूँ इसका फ्लैश कार्ड ऐसा टाइप ऐसे छोटा सा कार्ड बना लो। चलो एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लास्ट टॉपिक। अब एनसीईआरटी में एक एक्चुअली में बात मेंशन की है विच इज SNIPS, जो कि है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या है ना, ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस है जो साइंटिस्ट ने फाइंड, मतलब देखो समझो, कोई एक एग्जांपल है कि ये डीएनए है, उसमें से एक जो डीएनए का कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन है, अगर उसका म्यूटेशन हो गया और कुछ उसका और बन गया, ठीक है, म्यूटेशन होके और बन गया ये किसी एक इंसान में, ऐसे अगर 0.01% लोगों में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे कितना 0.1% लोगों में हुआ तो मतलब पॉपुलेशन तो कितनी सारी है, तो कितने टोटल होने चाहिए, 1.4 मिलियन लोकेशन होने चाहिए जिनमें अगर वो म्यूटेशन हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का हुआ है। ठीक है, इतना अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। अब अगले पे आते हैं कि एक्चुअली में एप्लीकेशन क्या क्या है। ये एक्चुअली पुराना वाला पॉइंट है जो मेरा रह गया था। एप्लीकेशन पे आए तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ आया है क्योंकि हम लोगों को पूरा सीक्वेंस मालूम चला है हमारे जीनोम का, इसलिए उससे एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट हमारे लिए ईजी हुआ है। मतलब तुम समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो याद रख लो, कोई बात नहीं। फिर दूसरा हमारे पास 1200 ऐसी जीन्स हैं जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करती है, जैसे कि एल्जाइमर्स, डायबिटीज या ओ बाप रे हाँ, या ऐसी कोई भी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जो हमने अभी तक फाइंड आउट की। टोटल 1200 जीन्स है, पर हमें उसको आगे स्टडी करनी पड़ेगी और हमें पता करना पड़ेगा कि हम कुछ अगर ऑल्टर कर सकते हो और ऐसी डिजीज़ आगे फ्यूचर में ना हो तो हम वो भी करेंगे। अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं हम। तो ये हमारा एक्चुअली में फंक्शन है, मेन एम है या एप्लीकेशन है इसके लिए। उसके अलावा अगर एक सिंगल जीन की वजह से कोई एक हेरिडिटरी डिजीज़ होती है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमें उस जीन्स के बारे में सब पता हो तो। उसके अलावा इन जनरल हमें अगर सारी ह्यूमन की जीनोम पढ़नी हो या सारे ट्रांसपोजोन्स पढ़ने हो या सभी के सीक्वेंस पढ़ने हो या जंक डीएनए पढ़ना हो, ये ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये सब, तो इतना खाली याद रख लेना, नहीं हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, इन जनरल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है या फिर कौन सी जीन किस टाइप से क्या फॉर्मेशन कर रही है, कैसे टिश्यू बना रही है, कैसे ऑर्गन बना रही है, इस तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए भी काम आता है। या इन जनरल भी हमें आगे जाके फ्यूचर में एक बेटर और हेल्दी लाइफ जीनी हो तो जीन्स या जेनेटिकली हम लोग इंजीनियर्ड या ज़्यादा अच्छी तरीके से
मतलब इन जनरल जेनेटिक्स का हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम अपनी लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये बराबर सेंटेंस बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ये हमारे सारे एप्लीकेशन थे, जिसमें से मेन तो ये 3 थे कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ आया। 1200 ऐसी जीन्स है जो फाइंड करी गई है कि कॉज करती है अल्जाइमर्स या डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ तो बहुत होता है इंडिया में, तो अगर वो कंट्रोल हो जाए तो फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर अगर सिंगल जीन की वजह से कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इस पे अगर आगे स्टडी करें तो। प्लस ऐसे हमारे खुद के फ़ायदे के लिए कुछ भी करना हो तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शांति से पढ़ाया मैंने ताकि आपको सब याद रह जाए। अब वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।